नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपीएससी 2017 की ऑनलाइन परीक्षा में पूछे गए रीजनिंग के 10 प्रश्न, जिन्हें आपको सॉल्व करने में बहुत ही मजा आने वाला है। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो का पूरा महत्व, पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका होगा कि प्रश्न जब आपके सामने आए तो वीडियो को रोक दीजिए और खुद से उत्तर बताने का प्रयास करिए, उसके बाद ही वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो यहाँ पर पासा से संबंधित एक प्रश्न जिसमें कि m के विपरीत सतह को पूछा जा रहा है। तो अगर आपने पासा के मेरे सभी वीडियो देखेंगे तो आपको पता होगा ओपन डाइस के अंतर्गत विपरीत सतह कौन होता है। तो किसी भी सतह की विपरीत सतह एक छोड़कर अगली सतह उसकी विपरीत होती है, यानी अल्टरनेट सतहें आपस में विपरीत होती हैं। तो m को छोड़कर अगर n को देखा जाए तो इधर कोई सतह नहीं, o को छोड़कर यहाँ पे कोई सतह नहीं, l को छोड़ के इधर खाली जगह है। तो m में p को छोड़ के अगली सतह कौन सी है तो q, यानी p और m और q अल्टरनेट सतह, यानी कि m के विपरीत में q होगा। आंसर हो गया सी। अगले प्रश्न में असंगत अक्षरों को छांटने के लिए कहा जा रहा है। तो ऐसे प्रश्नों में देखा गया कि ज्यादातर अक्षरों के अंतर के आधार पर उत्तर होता है। तो विकल्प ए में लिखा है बी ई आई। तो जो लोग नहीं समझते मैं उनके लिए थोड़ा विस्तार से बता दूं कि बी और ई के बीच में कितना अंतर है। ये जानने के लिए पहला जो अक्षर है उसे छोड़ के जहां और दूसरा अक्षर उसे हम लेकर काउंट करते हैं। तो बी को छोड़ के अगर हम गिने तो बी के बाद सी, यानी कि एक, सी डी ई, यानी कि 3 कदम की दूरी पर बी से ई है। अब ई और आई के बीच का अंतर पता करना है तो ई को छोड़ के आई को लेकर हम काउंट करेंगे। तो ई के बाद एफ जी एच आई, यानी कि ई और आई के बीच में 4 कदम की दूरी और बी और ई के बीच में 3 कदम की दूरी है। अब इसी तरह से विकल्प बी को चेक करें अगर हम, तो लिखा है जी जे एन। तो जी को छोड़कर और जे को लेकर हम गिनेंगे। तो जी के बाद एच आई जे, यानी पहले दूसरे अक्षरों के बीच में फिर पुनः 3 कदम की दूरी है। अब जे और एन के बीच की दूरी पता करना है तो जे को छोड़ के और एन को लेकर हम गिनेंगे। तो जे के बाद के एल एम एन, यानी कि अंतिम 2 अक्षरों में 4 कदम की दूरी, यानी पहले 3 कदम उसके बाद 4 कदम की दूरी है। जैसे विकल्प ए में था उसी तरह विकल्प बी में है। अब हम विकल्प सी को चेक करें तो लिखा एस भी और जेड। तो एस के बाद एस को छोड़कर गिने और भी को लेकर गिने। तो एस के बाद टी यू भी, यानी 3 कदम की दूरी पर भी आ गया। अब भी को छोड़कर और जेड को लेकर गिने तो बी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी ये भी विकल्प ए बी की तरह ये भी सी में भी 3 और 4 कदम की दूरी है। तो बिना चेक किए आप समझ सकते हैं कि 4 ही जरूर उत्तर होगा। फिर भी यहां पर हम देख लेते ओ क्यू और यू। तो ओ के बाद ओ को छोड़कर और क्यू को लेकर गिनेंगे तो ओ के बाद पी क्यू, तो 2 ही कदम पर ये आ गया, इसलिए यही अलग है। ऐसे प्रश्नों को आप मात्र 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न, इसमें हमें क्या करना है तो ये श्रृंखला परीक्षण का प्रश्न है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का। तो हमें बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा अगर श्रृंखला के हिसाब से यही चित्र आगे बढ़ते रहे तो ऐसे प्रश्नों में कई आकृतियां दी गई। तो जैसे यहाँ पर एक घोड़े का निशान है, एक वृत्त है, और भी कुछ आकृतियां हो सकती थी। फिलहाल यहाँ पर 2 आकृतियां हैं। तो ऐसी स्थिति में हम किसी एक आकृति को पकड़े, सभी आकृतियों को एक बार में देखने की कोशिश न करें। तो हम अगर पकड़ लेते हैं इसमें गुड़े की आकृति को, तो गुड़े की आकृति कहाँ है तो नीचे है और दाएं साइड में है। तो यहाँ पर लोकेशन हम कर लेते हैं। फिर अगले आकृति में कहाँ है तो ऊपर दाएं साइड में, यानी कि यहाँ पर, यानी यहाँ से ये यहाँ आ गई, यानी कि हम कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज एक खाना। फिर अगले आकृति में कहाँ है ऊपर बाएं साइड में, यानी कि यहाँ पर, यानी फिर कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज एक खाना। तो अब कहाँ आना चाहिए एंटी क्लॉक अगर चलेगा तो, यानी कि नीचे और बाएं साइड में, यानी गुड़े की आकृति यहाँ पे होनी चाहिए। तो ऐसा किस में है तो केवल 1 नंबर में है, ना 2 नंबर में भी नहीं है, ना 3 नंबर, ना 4 नंबर। तो हमारा आंसर मिल चुका है। हमारा आंसर हो जाएगा, जिसमें 1 लिखा है तो 1 लिखा है डी में, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमारा आंसर नहीं मिलता तो हम वृत्त की स्थिति को देखते कि किस प्रकार से घूम रहा है। अब देखिए ये कैलेंडर का प्रश्न है। इसमें लिखा हुआ 8 फरवरी 1995 को बुधवार था। तो 8 फरवरी 1994 को कौन सा दिन होगा। तो जैसा प्रश्न होगा वैसा ही हम ट्रिक लगाएंगे, जैसा प्रश्न उसी तरह का ट्रिक। अगर सही जगह पे सही ट्रिक नहीं लगाएंगे तो आंसर देर से आएगा या गलत आएगा। तो यहाँ पर देखने में हमें आ रहा है कि 8 फरवरी यहाँ भी है, 8 फरवरी यहाँ भी है, यानी हम कह सकते हैं कि तिथि समान है, यानी तिथि समान है, यानी तिथि एक ही है। और वर्ष 1995 है तो यहाँ पर 94 है, यानी कि वर्ष पिछला है। यानी कह सकते हैं कि तिथि तो वही है लेकिन वर्ष -1 है,
यानी पिछला वर्ष है, तिथि वही है। तो जब ऐसा हो कि तिथि वही रहे, तारीख और महीना वही रहे और साल पिछला हो, तो या तो हम -1 करते हैं या -2 करते हैं। 1 कब करते हैं? तो 1 करते हैं साधारण वर्ष में और 2 करते हैं लीप वर्ष में। लीप वर्ष कैसे निकाला जाता है मेरे कैलेंडर की वीडियो में डिटेल में बताए गए हैं। तो अब यहाँ पर 95 से 94 है, तो हम न तो 95 लीप वर्ष है न ही 94, यानी दोनों ही साधारण वर्ष है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसलिए हम -1 करेंगे किस में? तो दिए गए प्रश्नगत दिन में। तो बुधवार में -1 करेंगे तो हमारा आंसर बी मंगलवार आ जाएगा। अगला प्रश्न है, इसको लॉजिकल व्यवस्था कीजिए, यानी कि तार्किक क्रम में इन्हें सजाना है। तो अगर हम इस प्रश्न को ध्यान से देखें और ट्रिकी तरीके से सॉल्व करें, तो ऐसे प्रश्नों को सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले सभी शब्दों को एक बार थोड़ा सरसरी से आप पढ़ लेंगे, ताकि जब सभी शब्दों को आप पढ़ लेंगे तो एक स्टोरी आपके दिमाग में आएगी और अपने आप ही दिमाग आपको बता देगा कि इसमें क्या स्टोरी है। तो इस स्टोरी में आपको ये पता करना चाहिए कि सबसे शुरू में क्या है, या ये पता करने की कोशिश करिए कि सबसे अंत में क्या है। दोनों में से कोई एक पकड़ में आ जाए, या दोनों में से कोई एक पकड़ में आ जाए, या दोनों ही पकड़ में आ जाए तो अच्छी बात है। तो यहाँ हमें कम से कम ये तो पकड़ में आ ही रहा है कि पुरस्कार सबसे लास्ट में होगा। लेखक है, लिखेगा, चाहे प्रकाशित करेगा, कब विषय करेगा, चुनेगा या उपन्यास करेगा, लेकिन कुल मिला के पुरस्कार सबसे लास्ट में मिलेगा। यानी 3 सबसे लास्ट में किस में है? तो विकल्प केवल सी में है। तो हमारा आंसर मिल चुका है। अगर हम डिटेल में इसके जाएं तो एक और ट्रिक है कि इन सब में इस कहानी का हीरो कौन है, हीरो की तलाश करिए। यानी इस कहानी का सब्जेक्ट क्या है, कर्ता क्या है? तो इस कहानी का सब्जेक्ट है लेखक, असली मुख्य लेखक ही इस कहानी का हीरो है। तो इसे हम रख लेते हैं नंबर 1 पे। तो इसमें कहानी का जो लेखक है इसे हम लिख लेते हैं नंबर 1 पे, यानी कि 2 सबसे पहले आएगा। तो लेखक के बाद अब क्या होगा? तो लेखक एक विषय चुनेगा, यानी कि 4 पे, और उसी विषय पर वो क्या लिखेगा? उपन्यास, यानी कि 1 नंबर पे, और उस उपन्यास को वो प्रकाशित करेगा, यानी 5 नंबर, और उस उपन्यास के लिए उसे पुरस्कार मिल सकता है, यानी कि 3 नंबर। तो हमारा आंसर होगा 2, 4, 1, 5। 2, 4, 1, 5 इसी विकल्प में है। तो विस्तार से भी खोज सकते हैं, कई तरीकों से आंसर तक पहुंचा जा सकता है। जो परीक्षा में दिमाग काम कर जाए उसी तरीके से हमें आंसर जल्दी से खोज लेना चाहिए। अब ये वेन आरेख का प्रश्न है, इसमें बताना है कि पिता, माता, कवयित्री। इसके लिए भी कई ट्रिक मैंने अपने वीडियो में बनाया और प्लेलिस्ट भी इसकी बनाया वेन आरेख का। तो यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा और शॉर्ट में बता रहा हूँ कि पिता का संबंध न तो माता से है न तो कवयित्री से, यानी किसी भी पिता को न तो माता कहा जा सकता है न कवयित्री कहा जाता है, क्योंकि कवयित्री स्त्रीलिंग है कवि शब्द का। कवि पुरुष को कहा जाता है, तो महिला जो कवि होते हैं उनको हम कवयित्री कहते हैं। कवयित्री हिंदी का वो चर्चित शब्द है, वर्तनी शुद्धि या शुद्धि में भी पूछा जाता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ये पिता है जो अलग से हैं, और कुछ माताएं कवयित्री हो सकती है और कुछ कवयित्री माताएं हो सकती हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो शब्द के अक्षरों के उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। इसमें हाँ और ना पर विशेष ध्यान दिया करिए, यानी इस शब्द के प्रयोग करके कौन सा इसमें शब्द नहीं बनाया जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। तो हम इसी तरह से इसे खोजेंगे। इसमें से लिखा है यहाँ पे DOMAIN, तो सभी अक्षर इसमें मिलने चाहिए। डी इसमें है पहला अक्षर, तो डी यहाँ पे है, ओ यहाँ पर है, एम यहाँ पर है, ए भी है, आई तो आई भी यहाँ पे है, और एन भी है, तो ए बन जाएगा। तो अब हम बी चेक करते हैं, COMMAND, तो सी मिल गया, OMM भी है, ए भी है, एन भी है, और यहाँ पर डी भी है। अब हम विकल्प सी को चेक करते हैं। सी को चेक करने के साथ ही हमें उत्तर मिल जाएगा, तो सी ही आंसर होगा। अगर सी आंसर नहीं होगा तो हम डी को टिक कर देंगे। ACCOUNT, ACCO एक ही जगह मिल गया। यू, ये जो यू है ये कहाँ है? ये तो यू दिख ही नहीं रहा है, यानी कि यू इसमें नहीं है, यानी कि विकल्प सी ही ऐसा शब्द है जिसे हम इस शब्द के प्रयोग से नहीं लिख सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, यानी हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए ये दोस्तों, ये दिशा परीक्षण का प्रश्न है, तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं लाइन बाई लाइन। विनय उत्तर दिशा की तरफ 6 मीटर चलता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप 8 दिशाओं से परिचित होंगे। तो विनय जो है 6 मीटर चलता है उत्तर की तरफ, 6 मीटर मैंने चला दिया। उसके बाद वो 90 अंश दाएं मुड़ता है। तो दाएं का मतलब क्लॉकवाइज, बाएं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो दाएं मुड़ गया 90 अंश और 9 मीटर चलता है। 6 इतना चलाएं तो 9 थोड़ा सा ज़्यादा चला दीजिए।
और यहाँ पर मैं बता दूं कि 90 अंश कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि दाएं बाएं कह देने का मतलब ही होता है कि 90 अंश। फिर भी यहाँ पे कहा गया 90 अंश, नहीं भी कहा जाता तो भी हम यहीं पे मुड़ते। अब फिर वो 135 अंश बाएं मुड़ता है, यहाँ पर बाएं कहा गया इसलिए हम घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में अब मुड़ेंगे। और 135 अंश का मतलब होता है 90 अंश मुड़ जाइए, फिर 90 अंश का 45 अंश यानी कि उसका आधा मुड़ जाइए तो 135 अंश हो जाता है। तो अगर हम 90 अंश मुड़े यहाँ पर, यहाँ से यहाँ आ गए हम 90 अंश हो गया। अब 90 का आधा और मुड़ जाए तो ये 45 अंश यानी ये दिशा हो जाती है। 12 मीटर थोड़ा ज़्यादा चला दीजिए। तो ये अब पूछ रहा है कि अब वो किस दिशा की तरफ मुख किए है, यानी ये तीर का मुंह किस दिशा में है या उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है। अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो आप क्या किया करिए कि यहीं पे प्लस की कल्पना कर लीजिए। ये प्लस बन गया और इसी में एक गुड़े बना लीजिए, प्लस गुड़े यानी 8 दिशाओं का प्रतीक। अब ये देखिए तीर का मुंह किस दिशा में है, ये तो ये है उत्तर और ये है पश्चिम। उत्तर और ये पश्चिम, उत्तर पश्चिम के बीच में है, तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह से सी, उत्तर पश्चिम। अब इसमें श्रृंखला परीक्षण का शब्द है, प्रश्न है और इसमें बताना है कि श्रृंखला इसी क्रम में आगे बढ़े तो प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आ सकता है। तो सी प्रतीक है 3 का, ई प्रतीक है 5 का, जी प्रतीक है 7 का, के प्रतीक है 11 का और एम प्रतीक है 13 का। तो अगर हम इसमें अंतर निकालें, अब इसको अगर हम लोग अंक में बदल ले तो हमें थोड़ा समझने में आसानी हो गई। 3 और 5 में 2 का अंतर है, 5 और 7 में 2 का अंतर है, 7 और 11 में 4 का अंतर है यानी 4 बढ़ रहा है, 11 और 13 में फिर 2 बढ़ रहा है। तो अब आगे क्या हो सकता है, तर्क लगाइए। यहाँ पे 2 बार मुड़ा है, फिर 4 मिला तो हो सकता है 2 के बाद फिर 2 मुड़े। तो अगर 2 मुड़ेगा तो एम के बाद एन ओ, ओ किसी विकल्प में है ही नहीं, यानी कि 2 बढ़ना संभावित नहीं है। तो अब हो सकता है कि 2 2 4 2 और फिर हो सकता है 4 मुड़े तो बढ़े। तो एम के बाद अगर हम एम में 4 जोड़ दें तो एन ओ पी क्यू, तो क्यू तो विकल्प पे है। तो एक तो तरीका ये हो गया, यानी कि 2 2 के बाद अब 4 बड़ा होगा तो हो सकता है आंसर क्यू हो जाए। और एक तरीका ये भी है कि सी प्रतीक है 3 का, ई 5 नंबर पे आता है, जी 7 नंबर पे आता है, के 11 नंबर पे आता है और एम 13 नंबर पे आता है। अगर ध्यान से देखें तो ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। 3 के बाद अभाज्य संख्या 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 8, 9, 10 अभाज्य नहीं है, 11 भाज्य है, 11 के बाद 12 भाज्य नहीं, 13 भाज्य है, 13 के बाद 14 भाज्य नहीं है, 15 भाज्य नहीं है, 16 भाज्य नहीं है, 17 अभाज्य संख्या है। तो 17 किस नंबर पे आता है, तो क्यू नंबर पे आता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्यू। उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे से भिन्न है, यानी असमान छांटना है। तो ऐसा प्रश्न में आप सभी विकल्पों को जल्दी जल्दी चारों विकल्पों को पढ़ लिया करिए। फेफड़ा, आंख, हृदय, मस्तिष्क, जब आप चारों विकल्पों को पढ़ेंगे तो एक स्टोरी आपके दिमाग में आ जाएगी और पढ़ते के साथ ही हो सकता है आपको समझ में आधा से अधिक आ जाए कि किस आधार पे प्रश्न दिया गया है। तो फेफड़ा शरीर के भीतर, हृदय शरीर के भीतर, मस्तिष्क शरीर के भीतर, आंख शरीर के बाहर, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा आंख। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि समय समय पर ऐसे ट्रिकी वीडियो मैं लाता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।